नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है पार्टी की थीम, हेमंत की टीम। जी हां, आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। हेमंत खंडेलवाल की टीम में पार्टी की थीम भी स्पष्ट तौर पर नजर भी आ रही है। बीजेपी ने तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है। नई टीम भविष्य की तैयारी के लिहाज से भी खास है और नई टीम में आखिर क्या क्या खास होगा, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद फिर इस पर हम चर्चा करें। बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश में संगठन की नई टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का ऐलान हो गया है। हेमंत की टीम में पार्टी की थीम साफ नजर आती है। कुल 29 लोगों की इस कॉम्पैक्ट लिस्ट में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। किसान, एससी, एसटी और पिछड़ा मोर्चा की कमान नए हाथों में गई है तो मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, मंत्री रजनीश अग्रवाल, मंत्री लोकेंद्र पाराशर और महामंत्री राहुल कोठारी जैसे नामों ने नई टीम में मजबूती के साथ अपनी जगह बनाई रखी है। नई टीम को लेकर बीजेपी में उत्साह है। ये जो सूची है, अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑल रिप्रेजेंटेटिव सूची है। सभी वर्गों को रिप्रेजेंट किया है, दोनों जेंडर्स, मेल फीमेल को रिप्रेजेंट किया है, इसमें सभी क्षेत्रों को किया है, जातियों को रिप्रेजेंट किया है और युवाओं को तो भारी भरकम इसके अंदर प्रोत्साहन दिया है। तो जो मोदी जी का विजन है, चारों जातियों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, उसको पूरा करने वाली मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ये सूची है और बहुत अच्छा काम होगा। नई टीम के गठन की प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम बड़े नेताओं की सलाह को लेकर भी था और लिस्ट को देखकर लगता है कि उनकी सलाह मानी गई है। लिस्ट में प्रभुराम चौधरी का नाम भी शामिल है जो कैबिनेट में स्थान नहीं पा पाए थे। लिस्ट में सुमेर सिंह और लता बानखेड़े 2 सांसद भी हैं। कुल मिलाकर टीम बनाने में खासी मशक्कत की गई है। हालांकि कांग्रेस लिस्ट में किसी भी अल्पसंख्यक का नाम न होने पर सवाल खड़े कर रही है। ना ही तो इस कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, ना ही कोई इसमें सिख समुदाय या ईसाई समुदाय से व्यक्ति लिया गया है और जातिगत समीकरण की भी धूल निकाल दी है। भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी की वजह से जो हुआ है, इससे आज साफ तौर के ऊपर भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाई देता है कि ना ही तो सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ना सत्ता में और ना ही संगठन में। नई टीम में पार्टी की थीम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का विजन भी साफ दिखता है। लिस्ट में तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जरूर दिखती है, लेकिन मूल विचार खंडेलवाल का ही दिखता है, जिसके मुताबिक जो अच्छा काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा और जो दाएं बाएं होगा वो बाहर जाएगा। तो पार्टी की थीम, हेमंत की जो टीम, ये किस तरह से काम करेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, इस टीम को बनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन संतुलित करने की भरपूर कोशिश की गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से सवाल हैं। बीजेपी ने नई टीम के जरिए नया संदेश दिया है क्या, ये बड़ा सवाल है। क्या नई कार्यकारिणी में बड़े नेताओं की सलाह को भी ध्यान में रखा गया है। और सवाल नंबर 3, बीजेपी की नई टीम 2028 और 2029 की भी तैयारी है क्या। ये तमाम चीज़ें नई टीम के सामने चुनौतियां होंगी और संगठन और पार्टी के बीच में, सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना ये इस नई टीम का काम भी होगा। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान कौन कौन जुड़े हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। अजय धवले जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अजय जी आपका। अजीत भदौरिया जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। थोड़ा समय लगा, लेकिन इस इतने समय के बाद एक टीम तैयार हो गई है हेमंत खंडेलवाल की, और जो कि कहा जा रहा था एक छोटी टीम है, लेकिन आप इस टीम को लेकर क्या विश्लेषण करना चाहेंगे। क्या वाकई ये संतुलित टीम है। देखिए, टीम में जो छोटी टीम है ये तो है, क्योंकि पिछली जो टीम थी उसके मुकाबले में सदस्यों की संख्या जो कार्यकारिणी में है वो कम है। तो उसका कारण ये हो सकता है ललित कि जो भविष्य में यदि कोई नाराज़गी सामने आती है या कुछ और चेहरे के लिए दबाव आता है तो उसके लिए गुंजाइश छोड़ रखी है।
और यही गुंजाइश बताती है कि ये जो टीम बनाई गई है पूरी तरह से दबाव में बनाई गई है। इस टीम में आप देखिए ना कि जो जिसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन क्या है, इस पूरी टीम में कोई ऐसे फेस है जो आपको टीम अट्रैक्शन फेस कहे जाए, तो आपको लगेगा कि मतलब क्योंकि पार्टी तो भाजपा कहती है ना, वो तो संगठन आधारित पार्टी है, उसका संगठन सब है, तो टीम में जो इफेक्टिव फेस होना चाहिए, जो किसी क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव रखते हैं या पूरे प्रदेश में जिनकी आवाज़ हो सकती है, जिनसे पार्टी को ऊंचाइयां मिलती हैं, ऐसे चेहरे कहीं ना कहीं इसमें जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। एक नई तरह की जो है टीम बनाई गई है और इसमें एक चेहरे का मल्टीपर्पज उपयोग करने की कोशिश की गई है। जैसे लता वानखेड़े को लीजिए आप, कि सांसद भी के तौर पर भी और महिला भी हो गया, सुमेर सोलंकी आदिवासी भी हो गए और जो है सांसद भी हो गया राज्यसभा से। तो इस तरह की जो कोशिश की गई है ना, तो वो कम में बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा वर्ग को समाहित करने का संदेश देने की कोशिश की गई है, जो ये बताती है कि पार्टी मौजूदा स्थितियों में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करना चाहती जिससे असंतोष उभर कर सामने आए। तो असंतोष को काबू करना उनके लिए पहली प्राथमिकता थी, इसलिए ज़्यादा गुंजाइश इस बात की उन्होंने रखी है कि आगे जब बात होगी, कुछ चीज़ें जब मंत्रिमंडल के समय कुछ असंतोष सामने आएंगे या कोई और परिस्थिति होंगी, तो कुछ नए चेहरों को हम इसमें समाहित कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ नए चेहरों को भी समाहित किया जा सकता है। आने वाले समय में शायद ये कार्यकारिणी थोड़ा विस्तार भी ले। अभी तो एक थोड़ी छोटी ज़रूर दिखाई दे रही है। लेकिन अजय जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे सुमेर सिंह सोलंकी की बात हुई, लता वानखेड़े की बात हुई है, दो सांसदों को इसमें शामिल करना पड़ा, दोहरी जिम्मेदारी दी गई, एक पद और एक जिम्मेदारी, इस तरह से एक सिद्धांत भी रहा है बीजेपी का। हालांकि ऐसे क्या वजह रही है दोहरी जिम्मेदारी देने के पीछे, क्या कोई खास? क्योंकि आपके पास तो एक बहुत बड़ी एक लंबी फौज है कार्यकर्ताओं की, अनुशासन वाली फौज है और बहुत सारे काम करने वालों की फौज है। थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा इसके बारे में और इस नई टीम के बारे में। ललित जी, सर्वप्रथम दीपावली के पावन पर्व पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है राष्ट्रीय संगठन के मार्गदर्शन से। तो निश्चित रूप से हमारे सभी नवनियुक्त प्रदेश के पदाधिकारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जो विषय आपने रखा है कि क्या दोहरी जिम्मेदारी, तो निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जहां पे आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही आपको दायित्व मिलते रहते हैं। हमारे यहाँ किसी परिवार विशेष का होने की वजह से किसी को दायित्व मिलता है या परिवार विशेष की आने की वजह से किसी को संगठन में आगे बढ़ाया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। आज भी आपने जो संतुलित कार्यकारिणी देखी, उसमें भी आप देखेंगे एक तरफ अनुभव को भी तरजीह दी गई है, युवाओं को भी उचित सम्मान मिला है, योग्यता को भी उचित सम्मान मिला है। और जिन लोगों ने पिछले माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की टीम के 13 ऐसे प्रदेश पदाधिकारी थे जिनको भी इसमें स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं संगठन ने कार्यकुशलता भी देखी है, अनुभव को भी तरजीह दी है, युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व और साथ महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास के माध्यम से अपने संगठन को भी एक विचारवान संगठन जो गतिशीलता संगठन को गतिशीलता प्रदान करे, ऐसा एक प्रदेश का भरा पूरा नेतृत्व आज हमारे समक्ष रखा है। और आप देखेंगे यही भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा से दायित्व दिए जाते हैं, उन दायित्वों का वो समय रूप से निर्वहन करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव विजय श्री प्राप्त करती है। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस इसलिए भी है कि यहाँ किसी एक गुट को, क्योंकि आपने देखा है कि हमेशा से कांग्रेस में ऐसा विषय निकलता है कि किसी एक गुट का विशेष का प्रभाव रह गया, कि दिग्विजय सिंह जी आ गए, कई उमंग सिंगार जी आ गए, कई जीतू पटवारी जी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व, समन्वय और संवाद की राजनीति में विश्वास करता है और पूरे आपने देखा लगभग संवादों को सभी आयु वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला और एक विचारवान कार्यकर्ताओं की खोज आजाद के रूप में। चलिए ठीक है सर, अब आपने एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश की और जिस तरह से दोहरी जिम्मेदारी दी, लेकिन उसके द्वारा भी आप कुछ शायद हो सकता है कि कुछ संदेश देना चाहते हो। लेकिन अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अब इस नई टीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप लगातार ये कहते रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से, कि टीम जल्दी से गठित नहीं हो रही। अब ये टीम सामने आ चुकी है, क्या ये कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ाएगी या कम करेंगी? देखिए आदरणीय ललित जी, मैं तो यही कहूंगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हेमंत भाई ने अपना कुनबा जोड़ा।
वो कुनबा जोड़ लिया जिसपे अभी 2 दिन पहले हम इसी बंसल न्यूज़ पे बैठ के चर्चा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के कह रहे थे बिहार चुनाव के बाद आएगी, उसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे थे। अब 2 दिन बाद ही कार्यकारिणी आ गई, तो इनका चाल चरित्र और चेहरा सबको मालूम है। ये मनुवादियों का जो समूह इन्होंने इकट्ठा किया है ना, उससे ये स्पष्ट हो गया आदरणीय ललित जी कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में ना तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से ना सिख समाज से एक भी व्यक्ति को रखा गया है। ऐसे अनेकों लोग हैं जहाँ पे, और अनेकों क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था सत्तारूढ़ दल के हैसियत से, परंतु उनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव, मैंने पहले भी अनेकों बार चर्चा में आपके इस चैनल पे कहा है कि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश भाजपा में एक अपना नया गुट तैयार कर रहे हैं, और उसी का परिणाम ये है कि ये जो कार्यकारिणी आई है उसी के परिणाम स्वरूप आई है। उन्होंने गठजोड़ किया मोहन यादव जी, हेमंत खंडेलवाल जी ने सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। 2 लोग सिंधिया जी के लेके आए हैं। सिंधिया जी के लोग, उन 2 लोगों को बधाई की केवल पोस्टर डालना है। एक वो प्रभुराम चौधरी जी हैं, एक कोई मंत्री भट्ट जी हैं, हर्षित भट्ट हैं, क्या नाम है उनका। उन लोगों के बधाई के पोस्ट डालना है, बाकी उनको पूरी भाजपा कार्यकारिणी से कोई मतलब नहीं है। ये इस कार्यकारिणी में देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, या आपके प्रहलाद पटेल जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, इनको निपटाने का काम किया गया। जो इनके भले ही सक्रिय कार्यकर्ता थे, इनसे जुड़े थे, इनके प्रति कहीं ना कहीं संवेदना या पार्टी के साथ रखते थे, उनको हेमंत खंडेलवाल जी ने और मोहन यादव जी और हितानंद शर्मा जी ने बैठ के अच्छे से निपटा के रख दिया है। तो ये भारतीय राजनीति का एक चेहरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक न्याय की बात करती थी उसको एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। आज समाज में जो आप 50% महिलाओं के आरक्षण की बात करते, केवल 6 महिलाओं को लिया, उसमें भी सांसद हैं, कहीं कोई हैं आपके लिए, और पार्टी की मूलतः कार्यकर्ता निकल के नहीं आई क्या भारतीय जनता पार्टी? अजीत जी आपके पास, आपकी तो बड़ी जम्बो कार्यकारिणी थी, इसलिए सभी को समाहित करने में आपको आसानी हुई होगी। बीजेपी की छोटी थी, लेकिन अजय जी इसका जवाब देंगे। जी अजय जी जवाब दीजिए। ललित जी, प्रश्न मेरे मित्र अजीत जी से पूछिए कि जिनके दल में सिर्फ गुटों को समाहित करने के लिए, गुटों की राजनीति को चलाने के लिए 150 उपाध्यक्ष प्रदेश के स्तर पर बनाने पड़ते हैं, 100 महासचिव प्रदेश के स्तर पर बनाने पड़ते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसे एक अनुशासित संगठन से प्रश्न पूछते हैं। रही बात सामाजिक संतुलन की, तो आप देखिए डॉक्टर प्रभुलाल जाटव जी, प्रभुराम चौधरी जी, इन सुमेर सिंह सोलंकी जी, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उस सामाजिक परिवेश से निकलकर आज संगठन में नेतृत्व करने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति की और अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी। अजय जी वो अल्पसंख्यकों की कमी की बात कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों को स्थान नहीं दिया गया। देखेंगे तो ये अल्पसंख्यक सिख समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से क्यों नहीं है कोई? क्या जैन को आप जैन माइनॉरिटीज में नहीं होते? कांग्रेस की समझ सिर्फ अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम तक के सीमित है, क्योंकि इनके नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सार्वजनिक रूप से कहते रहे कि अल्पसंख्यकों भी, माइनॉरिटी में भी मुस्लिमों को विशेष करके रिसोर्सेस अधिकार है। तो जिनकी अल्पसंख्यकों की समझ सिर्फ मुस्लिम तक के हैं, वो इस देश के अन्य अल्पसंख्यकों को क्या समझेंगे? आपकी राजनीतिक समझ को तो बिल्कुल हास्यास्पद राजनीतिक समझ है कांग्रेस की। एक बहुत संतुलित कार्यकारिणी, और निश्चित रूप से दमखम के साथ में हम आपके चैनल पे भी जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं ललित जी कि वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो 2029 में भी पुनः 29 के 29 लोकसभा सीटें और मध्य प्रदेश की 200 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगा। कांग्रेस को देखने की आवश्यकता है कि जिस दल में प्रदेश के नेताओं को निपटाने के लिए जिलों के अध्यक्ष बना दिया गया, कुटीर राजनीति की बात करते हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष से लीडर ऑफ अपोजिशन प्रश्न पूछते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं को जो हर्ष की लहर है वो आप जमीन पे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की योग्यता को, क्षमता को, प्रतिभा को सम्मान मिलता है। कांग्रेस में कोई ये धमकी नहीं कह, कांग्रेस में कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी गुट विशेष से आता हो तो उसे दायित्व मिलेगा। अजीत जी को भी पूछिए। जी अजीत जी जवाब दीजिए इसका। आपके किस गुट विशेष से आते हैं? देखिए धवले जी, बहुत ज्यादा हर्ष की लहर है। आप मतलब आपके लोग कहते थे, आप ही बैठ के टीवी पे कहते थे कि 80% नए लोग आएंगे इस कार्यकारिणी में। क्या 80% नए लोग हैं क्या? आदरणीय दिनेश गुप्ता जी ने अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इस कार्यकारिणी में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो चेहरा एक निकल के आए कि हाँ फलाना व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में।
सब वो या तो घिसे पिटे लोग हैं या जनाधारीन है या किसी के रिश्तेदार हैं, उन लोगों को उठा के समाहित कर दिया गया, चाहे वो हेमंत खंडेलवाल जी के रिश्तेदार हों, हितानंद शर्मा जी के रिश्तेदार हों, उन लोगों को उठा के एकदम से महिमा मंडित करके धवले जी आप कह रहे ना कि कोई किसी के रिश्तेदार नहीं है, आप खुद ही आकलन कर लेना कौन किसका रिश्तेदार। या मुझसे नाम मतलब बुलवाइए, मैं किसी का नाम नहीं खोलना चाहता, किसके कौन रिश्तेदार इस प्रदेश कार्यकारिणी में ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए एकदम प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए प्रणत्राण लगा देता है और उसी वजह से जो ऐतिहासिक कोई समर्पित कार्य, प्रभुराम चौधरी काय के समर्पित कार्यकर्ता है, हर्षित भट्ट काय के समर्पित कार्यकर्ता है, आप बताइए ना मुझे मध्य प्रदेश की राजनीति में अरे आप समर्पित कार्यकर्ता। बड़े आश्चर्य की बात होती है अजीत जी, आपको बीजेपी के बारे में ज्यादा पता है और अजय जी आपको कांग्रेस के बारे में ज्यादा पता है, और यही वाकई लोकतंत्र में। दिनेश जी मैं आपका रुख करूंगा, ठीक है मैं आता हूँ सर, कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश, ठीक है आप आता हूँ अजीत जी आपके पास, दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अभी ये नई टीम, जी मैं आता हूँ मैं आपके पास। दिनेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह किसान मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं जयपाल सिंह चावड़ा, चाहे फिर पिछड़ा मोर्चा की बात करें पवन पाटीदार, इनको देखते हुए क्या लगता है कि क्या क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का खास ध्यान रखा गया? हालांकि तो चारों मोर्चों के अध्यक्षों को बदला गया है। नहीं देखिए, ये तो ललित क्या है, हर राजनीतिक दल अपनी क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को एक कॉम्बिनेशन बनाने का कोशिश करती। कोई भाजपा ने यदि किया है तो कोई नया नहीं किया है। आप जो है, अब बात तो क्या हो गया राजनीति में, अब केवल उस पर ये नहीं बचा हुआ है कि आप यदि ओबीसी पर जा रहे हैं तो ओबीसी में भी आप उसकी बात होने लगे कि अति पिछड़ा है कि नहीं है, अति दलित है कि नहीं। जो इस तरह की राजनीति अब हो गई है तो ये बताती है कि वोट को किस हद तक मैनेज करने की कोशिश हो रही है, काम पर नहीं हो रही है, इस तरह के कॉम्बिनेशन पर बनाने की कोशिश होती है। लेकिन जब आप देखिए, जब आप बना रहे हैं, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नई कार्यकारिणी आती है और ये वो कार्यकारिणी है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से था, नए चेहरे के साथ थी, नई उम्मीद के साथ थी। लेकिन आप बहुत सारे जो परंपरागत चेहरे हैं, आप देखिए ना कि जिनको यदि आप रणवीर रावत का ही एग्जाम्पल आप लीजिए तो पहले ये किसान मोर्चे में भी रहे, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसमें पहले पुरानी कार्यकारिणी में भी थे, अभी भी थे। तो जो इस तरह के चेहरे परंपरागत तौर पे क्यों चले आ रहे हैं? ये केवल आपको जातियों को साधना है। आपको उस इलाके में, ग्वालियर चंबल के इलाके में आपने एक रामनिवास रावत का प्रयोग किया था, लेकिन नहीं चला आपको, रामनिवास रावत चुनाव हार गए, तो आपको फिर वापस अपने उस पर जाना पड़ा कि नहीं, हमको सब ये जो अभी रावत है उन्हीं को बना के रखिए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं राजनीति में मजबूरी बस भी करनी होती हैं जब आपके पास विकल्प नहीं होता। और ये विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि भाजपा कहती है हम कार्यकर्ता गढ़ते हैं, हम नेता गढ़ते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में नेता अपनी क्षमता से बनता है। तो इसलिए उसको, उसका जो, जब वो कहता है सार्वजनिक चीज़ पर, कोई सार्वजनिक रूप से, तो वो अपनी क्षमता के आधार पर कहता है, उसने खुद अपनी जमीन तैयार की हुई होती है। लेकिन भाजपा में नहीं है। तो इसलिए आप देखिए ना कि जब भी कोई भाजपा में नियुक्तियां होती हैं तो कहते हैं कि हमने योग्यता को ध्यान में रखा है। योग्यता को ध्यान में कैसे रखेंगे? आप मुझे बताइए, अभी धवले जी कह रहे थे, क्या जैन जातिगत जनगणना में अपने आप को अल्पसंख्यक लिखाएगा कि वो अल्पसंख्यक वर्ग से हैं? मुझे लगता है कि भाजपा भी इसको स्वीकार नहीं करेगी कि वो जातिगत जनगणना में उनको अल्पसंख्यक लिखाया जाए। तो इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता क्यों है? भाई हमारी कार्यकारिणी, हमको उपयुक्त लगा कि हमारी ये चेहरे हैं, हमारी ये टीम है। इस टीम में अभी तो 2 साल हैं चुनाव के लिए, 28 में चुनाव होना है ना। इसके पहले यदि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि एक बार फिर पुनर्गठन की आवश्यकता हो सकता है। दिनेश जी ये हो, इसके पीछे कारण हो कि विपक्ष इसको लेकर कोई नैरेटिव स्थापित कर दे कि आपने अल्पसंख्यक क्यों नहीं लिया या इसको क्यों नहीं लिया। शायद इसी वजह से शायद संतुलन करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे डरकर, विपक्ष से। नहीं ललित जी, देखिए इस पर माइनॉरिटी का तो नैरेटिव नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो राजनीति करती है वो बहुसंख्यक की करती है। कांग्रेस इसमें कोई मीन मैक नहीं ढूंढ सकती इसमें कि साहब आपने माइनॉरिटी सिख क्यों नहीं रखा या मुस्लिम क्यों नहीं रखा। ये तो उसको ताकत बढ़ाते हैं ना। यदि कांग्रेस की यही तर्क तो उसके खिलाफ जाते हैं। कांग्रेस को इस तरह की बात क्यों करना चाहिए जो उसकी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के खिलाफ जाती है? भाई उसका अपनी दल है, वो अपने दल के हिसाब से जो फैसला ले रहे हैं वो सही हो सकता है। लेकिन जो यदि आने वाले दिनों में, आज तो अनाउंस हुई है ना, कुछ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के लोगों के रिएक्शन अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, सांकेतिक ढंग से आ रहे हैं,
उनका असंतोष आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मंत्रिमंडल बना, हमने क्या देखा, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में विधायक मंत्रियों में असंतोष देखा हमने। वो थम गया क्या? किसी ने कोई, आप देखिए, कोई उसमें ऐसा नहीं हुआ कि समन्वय बना के शांत करा दिया गया हो। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय करा सकें। तो यही तो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। ठीक, तो ये एक ऐसी टीम है कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। अजय जी, आपसे ये भी पूछना चाहूँ, क्योंकि आदिवासी पर आपने ज़्यादा फोकस किया है, दलित आदिवासी। अगर हम बात करें, पंकज टेकाम की एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एससी मोर्चा के अध्यक्ष भगवान सिंह परमार है, तो क्या उस वोट बैंक पर आपका खास फोकस है, या फिर जस्ट ये कि एक अच्छे काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, और आपको लगा कि ये सभी चीजों के लिए उपयुक्त है, इसलिए आपने उनको बनाया? ललित जी, सर्वप्रथम तो आप देखिए कि मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति में बिलीव करती, और इन एक्शन, हम कहेंगे कि एक एक्शन ओरिएंटेड टीम की भी आवश्यकता किसी भी संगठन को गति देने के लिए लगती है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जो टीम है, उसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से युवाओं का प्रतिनिधित्व, और हम इंदौर की बात कर ले, हमारे इंदौर के पूर्व अध्यक्ष गौरव रणदीप जी युवा अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश महामंत्री के लिए उनका प्रमोशन, उसके बाद में हम राहुल कोठारी जी की बात कर लीजिए, हम हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी की बात कर ले, ये सारे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने एक्शन ओरिएंटेड टास्क जो संगठन ने इनको दिए है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड काम भी किया है। तो संगठन ये भी देखता है कि यदि टास्क मास्टर कौन है, उन टास्क मास्टर को अपने संगठन कार्यों को लिए आगे उतारने का विषय रहे। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति में विश्वास करती है कि जो योग्य लोग हैं, जो क्षमतावान लोग हैं, जो प्रतिभावान लोग हैं, वो संगठन में नेतृत्व करे, कि कहीं ना कहीं संगठन को सेवा का अवसर मिले, जनता के बीच में हम जा पाए, और हमारे जो समूहमुखी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष एक अपना विचार करा। आज आप देखेंगे वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसके वर्ष भर कार्यक्रम चलते हैं। अभी भी हमारे वर्तमान में हमारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चल रहा है, सरदार पटेल एक्ट 150 अभियान चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं सतत चलायमान संगठन भारतीय जनता पार्टी है। उस चलायमान संगठन को गतिशीलता प्रदान करने के लिए एक अनुभवी, एक युवा, सर्वसमावेशी, सर्व जाति वर्गों को प्रतिनिधित्व, सर्व समाजों को प्रतिनिधित्व, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसी टीम हम सभी के समक्ष में है जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम। ठीक है अजीत जी, देखिए सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने ध्यान रखा है, जैसे कि आप लगातार आरोप भी लगाते रहते कि आदिवासियों पर फोकस नहीं है, तमाम चीज़ों का ध्यान रखा है। लेकिन अभी आप जितने भी सवाल पूछेंगे उनके पास तो अभी टीम को बढ़ाने के लिए जगह है, अभी छोटी टीम है, आप पूछते जाइए, वो बढ़ाते जाएंगे उधर से। देखिए ललित जी, अब आप चर्चा कर रहे थे, बड़ी हास्यास्पद लग रही थी मुझे कि साहब एससी मोर्चे में आपने एससी को बना दिया, परमार जी को, एसटी मोर्चा में आपने एसटी को बना दिया, तो भैया उसमें भी कोई ब्राह्मणवादी थोड़ी ना रख लेंगे, वो तो मोर्चा ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो वहाँ तो उस समाज के लोगों को रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। ये कहाँ सामाजिक न्याय की बात हो गई? ये सामाजिक न्याय वाली पार्टी है ही नहीं है आदरणीय ललित जी। मैं तो एक बात को थोड़ा और उसमें आदरणीय दिनेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। रणवीर रावत जी के नाम की चर्चा की, आदरणीय दिनेश जी मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा 2023 के चुनाव के आसपास, जब रणवीर रावत जी सबलगढ़ से, मुरैना की सबलगढ़ से रहने वाले करेरा शिवपुरी के हैं, मुरैना के सबलगढ़ से टिकट मांग रहे थे और इनको टिकट ना मिलके भारतीय जनता पार्टी ने सल्ला रावत जी को दिया था, तो इन्हीं के सुपुत्र ने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सार्वजनिक सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ाई थी। परंतु जैसे आदरणीय दिनेश जी कह रहे हैं कि मजबूरी है रणवीर रावत भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर उनको रखना पड़ा, उपाध्यक्ष के रूप में रखना पड़ा। ये बिल्कुल सही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य निष्ठा है। मैं तो कह रहा हूँ किसी नए कार्यकर्ता को रखना चाहिए था ना, अजय धवले जी को रखना चाहिए था, किसी और नए कार्यकर्ता को रखना चाहिए था। ऐसे लोगों को जिनकी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, सत्ता की मलाई खाने की राजनीति कर रहे हैं, रेत के ठेकों को चलाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, टोल टैक्सों पे वसूली के लिए राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी दूर करने का साहस उन्होंने तो अपनी टीम बना दी है। मेरे पास समय कम है, दिनेश जी के पास जाना चाहूंगा एक आखिरी कमेंट लेने के लिए। दिनेश जी, अब आपको क्या लगता है इस टीम के सामने कितनी चुनौतियां होंगी, क्योंकि सबको संतुष्ट करना ये किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि संभव नहीं होता,
लेकिन आप ये कहीं ना कहीं समन्वय होता है, लोगों में संतोष पैदा करने की कोशिश की जाती है, उनको संभाला जाता है। लेकिन आप देखिए कि जैसे आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, आपने 2023 तक तो उनको काफ़ी सर पर बिठा के रखा। आज आप मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, संगठन में भी अब बन गई हो गया, संगठन भी कार्यकारिणी बन गई। अब आप देखिए कि इन लोगों में क्या बेचैनी नहीं होगी? आपके पास निगम मंडल तक का और समय है कि कितने लोगों को निगम मंडल में आप रखते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में आप प्रभुराम चौधरी तो अब आप पाएंगे नहीं, क्योंकि उनको संगठन में आपने ले लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद आप देखिए लगातार शिवराज जी एक्टिव हैं, वो अगला उनका मूव किस तरह का होगा, क्या करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में हमको सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। आसपास आप घटनाक्रम देखेंगे तो कांग्रेस से ज़्यादा असंतोष उसके भीतर कहीं ना कहीं आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि कहाँ लोग नाराज हैं और किस तरह की बेचैनी है। निश्चित ही दिनेश जी, ये कुछ बेचैनी होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी में शायद पता नहीं क्या है, नेतृत्व क्षमता हो या फिर संगठन की ऐसी रणनीति होती कि वो असंतोष को दबा लेते हैं और कई बार वो बाहर दिखाई भी देता है, लेकिन कुछ समय बाद कहीं ना कहीं उनको या तो ठिकाने लगा दिया जाता है या फिर उनको एडजस्ट कर लिया जाता है। आने वाले समय में शायद हो सकता है कि बीजेपी ये सब तमाम चीज़ें कवायद करें, बढ़ाए भी संख्या को, और साथ ही साथ ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये जो नई टीम है वो जो चुनौतियों का सामना करती है वो किस तरह से करती है और क्या वाकई 2028 के लिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ काम करती है। और कांग्रेस अब इस पर अगर ये टीम बनी है तो कांग्रेस की तरफ से भी कई रणनीतियां बनाई जाएंगी इनका मुकाबला करने के लिए, वो भी सामने कुछ समय में दिखाई भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, अजीत जी आपका भी, देव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहरहाल आज का मुद्दा में फिलहाल के इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार